हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2, जिसके अंदर प्रोपोर्शन के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और प्रोपोर्शन क्या होता है उसको देखेंगे। उससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन फिलहाल में आए हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, वो सारे के सारे यहाँ डिस्कस कर लेंगे। 2020-21 जो भी आ रखे हैं वो सारे के सारे, ठीक है। प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, इसकी क्लास 1 आपके पास आ चुकी है। रेशियो आपको मैंने बता दिया कि रेशियो क्या होता है। कुछ बेसिक क्वेश्चन 1996 से लेकर अब तक के जो आ रखे थे वो मैंने पहली क्लास में आपको कराए थे। प्रोपोर्शन की बात करें, प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए प्रोपोर्शन दो रेशियो का भी अगर हमको रेशियो लेना हो, जैसे कि A/B एक रेशियो की फॉर्म में है, इसका भी हमको किसी के साथ कंपैरिजन करना हो C/D के साथ, तो ये क्या है, इसकी प्रोपोर्शन फॉर्म कहलाती है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इसको समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन में ऐसे लिखते हैं और C/D के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोपोर्शन के प्रोपोर्शन क्या होता है। अब इसमें ही मैं आपको अगर 4 नंबर दे रखे हैं A, B, C और D, तो इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन की अगर बात करें यानी कि चतुर्थानुपाती की, तो ये जो D है इसमें इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो कभी भी आपसे अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे तो आप डायरेक्ट ये लगा देना A/B बराबर C/D। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए 3-4 नंबर दे रखे हैं, 3, 6, 8, ये थोड़ा इसको और आसान करते हैं। इस 8 को हटा के हम करते हैं 9 और कह देंगे जिसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ क्या होगा, उसको x मान लेते हैं। तो तुरंत इसको आप क्या करोगे, इस वाली फॉर्म में चेंज कर दोगे, यानी कि प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख दोगे। तो 3/6 इजिकल्स टू हो जाएगा 9/x। तो यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 18। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और आगे आप क्वेश्चन भी देखोगे, उनके ऊपर 1-2 आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। इनको बहुत अच्छे से समझिए, यही आपका मेन है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन हम, तो इसको रेज कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको ये मैंने समझा दिया कि 369x को अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ABCD की जो फॉर्म होगी, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, 1 मिनट, कि ABCD 4 अगर नंबर हैं हमारे, ये किसी प्रोपोर्शन में है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या कहलाएगा, वो D कहलाएगा, ठीक। अब अगर आपके पास C की बात करूँ, C इसका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन किसका, A और B का। इसका मतलब वहाँ पे 3 नंबर होंगे, A, B और C। और यहाँ आपको एक चीज़ याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, कि A, B, C जो तीनों होंगे ये किस में होंगे, ये तीनों के तीनों आपको GP में मिलेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मिलेंगे। तभी आपका मेन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल वहाँ से कैलकुलेट हो सकता है, अदरवाइज़ कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ से एक बात बताइए मुझे, GP में हमने एक पढ़ा था GM, है ना, ज्योमेट्रिक मीन। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे, ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम अंडर रूट में, जैसे कि B इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, कोई भी हमको एक सीरीज़ दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, तो उसका मिडल वाला नंबर उसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाता था। उसको हम क्या लिखते थे, अंडर रूट में AB या AC लिखेंगे आसपास का। ज्योमेट्रिक मीन को हमने देखा था, अंडर रूट AB करके समझा था। अगर किसी को ये याद ना आ रहा हो तो AP, GP और HP की जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है उसमें जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि तीनों के मीन हम कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, और ठीक है। तो वही है यहाँ जो आपको समझना है मेन, कि जब भी नंबर आपको मिलेंगे और आपसे मीन प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो वो हमेशा किस में होंगे, सबसे पहली बात तो ये कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको पता है कि 3 नंबर अगर हैं A, B, C, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन में एक सीरीज़ में आपको दूं 3, 9, 27, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब इनके बीच के जो मल्टीपल हैं, यानी कि 3 या 9, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनके मल्टीपल सेम होते हैं। इसको निकालने का तरीका हमको क्या था, बताया था मैंने आपको, कि सेकंड वाले के अपॉन में पहला वाला 9/3, थर्ड वाले के अपॉन में दूसरा वाला 27/9, इस तरीके से चलते हैं। और ये हमेशा इक्वल ही होंगे, 3 या 9, 9 या 27, यानी कि जो मल्टीपल्स हैं उनको निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका था, जिसको हम R से डिनोट करते थे,2/1, यही करते थे। तो इसी तरीके से अगर मैं ABC की बात करूं कि ABC 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और इनका हमको R निकालना हो, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे उस टाइम पे कि B/A कर दीजिए, है ना, सेकंड अपॉन फर्स्ट, ऐसे ही थर्ड अपॉन सेकंड कर दीजिए, C/B, और ये हमेशा इक्वल होंगे। जैसा हमने यहाँ देखा कि यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, और R की वैल्यू क्या थी, ×3, ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे, यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट निकल के आता है B² बराबर
AC। क्या आता है? बी स्क्वायर बराबर AC। बस यही आपका सेकंड यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल के लिए फॉर्मूला बन गया कि बी स्क्वायर अपॉन AC मिल गया आपको। तो आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ ले, मीन पूछ ले या थर्ड पूछ ले, तीनों आपके पास ये रखिए। ये फर्स्ट है, ये मीन है आपका, और C क्या है हमारा? थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तृतीयानुपाती। और मीन प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं? मध्यानुपाती। क्लियर है? आता कैसे समझ आ गया कि ABC हमारे किस में होंगे? हमेशा GP में होंगे, तभी जाके प्रोपोर्शनल बनेंगे। ठीक, तो बी स्क्वायर इज प्लस टू AC ऐसे करके आता है। और B जब भी हमसे पूछेगा कि मीन प्रोपोर्शनल बताओ तो आप B की वैल्यू निकाल देंगे। पूछेगा ऐसे ही आपको 3 नंबर देगा, एक सीरीज देगा कुछ भी करके 8, 16, और ये कह देगा कि थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो डायरेक्ट आप इसमें ये पुट कर दोगे, बी स्क्वायर बराबर AC लगा दोगे। तो 16 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 8 इंटू, और C की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 8 दूनी 16, C की वैल्यू कितनी आ गई? 32 आ गई। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया। ऐसे ही मीन प्रोपोर्शनल पूछ लेगा तो आप उस टाइम पे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC लगा देंगे। ठीक है, तो समझ आ गया। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा? अंडर रूट AC। अगर कोई नंबर 3 है तो, कोई 3 नंबर है हमारे पास, तो ये हमारा क्या होगा? लिख देता हूँ इनको, बी स्क्वायर बराबर AC होता है। यहाँ से B क्या है? मीन प्रोपोर्शनल है। ये B बराबर अंडर रूट AC कह देंगे तो मीन प्रोपोर्शनल हमारा कितना आएगा? अंडर रूट AC आएगा। ठीक है, तृतीयानुपाती की बात करें तो यहीं से अगर C की वैल्यू हम निकालें तो C बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन A। और फोर्थ प्रोपोर्शनल का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से जब आपकी D की वैल्यू निकाल देनी है, यानी कि D इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से क्या? BC अपॉन A। आई होप आपको ये मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल समझ आ गया होगा। अब आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। SSC CHSL 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 15 एंड 24। 15 और 24 का हमको क्या बताना है? थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। तो लगा दो बी स्क्वायर बराबर AC होता है, या फिर B कितना है यहाँ पे? 24। तो 24 इंटू 24 A अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 15। C की वैल्यू निकालनी है, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 24 अट्ठे कितने होते हैं? इसको ऐसे लिख दीजिए 24 इंटू 8 अपॉन 5। ठीक, या फिर यहाँ से आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19 अपॉन 5। इसमें से आप डिवाइड लगाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है तो इसको आप कर लीजिए। 5 या 15, 42 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 2/5। तो 38 सही, 2/5 यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे कि थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा, सेकंड मीन प्रोपोर्शनल पूछ लेगा, फर्स्ट पूछ लेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर बराबर AC। क्लियर है? आगे चलें। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 0.8, यानी कि इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, टू द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.5 एंड 0.24। इनका हमको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है और उनका रेशियो बताना है। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? आप लगाओगे बी स्क्वायर बराबर AC लगाओगे, तो B क्या है यहाँ पे? 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 0.4। ठीक है, इसका रेशियो बताना है किसके साथ? ये जो दूसरे नंबर दे रखे हैं इनकी मीन प्रोपोर्शनल के साथ। तो मीन के लिए हमने क्या देखा था कि जो भी हमको वैल्यू दे रखी हो उनको अंडर रूट में लिख दीजिए 0.4 इंटू 0.8। क्लियर है यहाँ तक? 1 मिनट गलत हो गया। मीन इनका निकालना है। मीन किसका निकालना है? 13.5 और 0.24 का। तो इनको अंडर रूट में लिख देते हैं। बी स्क्वायर बराबर AC ही लगा रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, 13.5 इंटू 0.24। अब यहाँ से आप डेसिमल से डेसिमल उड़ाओगे, 4 दूनी 8, तो कितना रह गया इधर? 8 दूनी 16 यानी कि 1.6। रेशियो यहाँ से बात करोगे तो कितना आएगा? ये डेसिमल हटा के तीनों का 3 0 लगा दो। 135 को आप ब्रेक करोगे किस किस में? 15 नम्मा 135 होते हैं, और 8 या 24 अपॉन 1000। ठीक, यहाँ से क्या आएगा? 9 या 27 और 1 3 यहाँ से आएगा, 27 या 81, तो एक तो 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बच रहा है? 5 बच रहा है या 8 बच रहा है, तो 5 अट्ठे 40, एक 0 काट देगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा। अपॉन में 100 रखा हुआ है तो अपॉन में 10 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, कुछ नहीं, इसका अंडर रूट निकाला है बस। ये 16 इस टू 9 दूनी 18 हो जाएगा, या फिर आप इसको 2 से डिवाइड लगाओगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 9
18 यानी कि 8:9। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, 8:9। ये देखिए ये क्वेश्चन किस में आया था, एसएससी सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन है। इसमें इसने दोनों ही काम पूछ लिए, मेन प्रोपोर्शनल भी पूछ लिया और थर्ड प्रोपोर्शनल भी पूछ लिया। तो B² = AC वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था और हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 का मेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने जब मेंस वाला पेपर सॉल्व करवाया था तो उस टाइम पे भी इसको सॉल्व किया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसको एक बात देखिए कि सेम क्वेश्चन ये रहा, इसको ध्यान से देख लीजिए। आगे आपके लिए एक सरप्राइज है छोटा सा, कि 46,800 रुपये की राशि ABCD के बीच इस तरह बांटी जाती है कि A और D को संयुक्त हिस्से का, B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात जो है 8:5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि A + D रेशो B + C कितना दे रखा है हमको, 8:5, ठीक है। कुल मिला के कितना हो गया, तो आपका हो गया 13, और 13 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 46,800। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 13 से डिवाइड लगा दो, 13 × 39 78 हो गया, 13 × 6 = 78। एक की वैल्यू होगी 3600। अच्छा, यहाँ से 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, तो आपका हो गया 3600 × 8 कर दो। 36 अट्ठे कितने होते हैं, 36 × 72 चौके 288 और 2 0, 36 पंजे 180, तो ये हो जाएगा 18,000। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि A + D की वैल्यू कितनी होगी, 28,800, और B + C की वैल्यू कितनी होगी, 18,000 हो गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। B और C के हिस्से का अनुपात 5 और 4 है। ये जो हमको वैल्यू मिली है 18,000, ये किसकी है, B + C की है, लेकिन इसको भी इसने किस रेशो में बांट रखा है, 5:4 के रेशो में बांट रखा है। इसका मतलब 5:4 का मतलब क्या हो गया कि 9 की वैल्यू 18,000 है, B/C बराबर 5:4, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 18,000। यानी कि 9 की वैल्यू 18,000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000, और 4 की कितनी हो जाएगी, 8,000। तो यहाँ से B और C की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई हमको। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, A की वैल्यू कितनी है, 18,400 है, तो A कितना है, 18,400। यहाँ से आप D निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि A + D कितना है, 28,800 है। 28,800 में से 18,400 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10,400। हमारे पास A भी आ गया, D भी आ गया। B कितना है, B हमारे पास 10,000 है, और C कितना है, हमारे पास 8,000 है। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन में पूछ ले, हम सारा का सारा बता सकते हैं, क्योंकि चारों की वैल्यू हमारे पास है। इसने आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि x A और B के बीच का अंतर हो, यानी कि x क्या है, x A और B के बीच का अंतर, 18,400 में से आप 10,000 निकालोगे तो 8400 बचेंगे। बाई C और D के बीच का अंतर है, C और D क्या है, 10,400 - 8,000 कितना हो जाएगा, 2400। तो x की वैल्यू 8400 आ गई, y की वैल्यू 2400 आ गई। इसने पूछा है x - y, बताओ दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। और वही हमसे इसने क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। टाइम टेकिंग था थोड़ा सा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन कम थी। चारों की वैल्यू ABCD की कितनी दे रखी थी, 46,800 दे रखी थी। हमको कंबाइंड रेशियो दे रखे थे A + D और B + C के, कितने, 8 और 5। कुल मिला के चारों ही तो हो गए, 8 × 5 = 13 हो गए टोटल, A + B + C + D। 13 की वैल्यू 46,800, एक की वैल्यू 3600। अच्छा, A + D का रेशियो कितना है, 8, B + C का कितना है, 5। तो 8 की वैल्यू 28,800 और 5 की वैल्यू 18,000। यहाँ से देख ली कि एक की वैल्यू 3600 है, तो 8 की कितनी होगी। अब A + D की हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू, 28,800। A की उसने हमको दे रखी थी, तो D की माइनस कर दी 28,800 में से हमने 18,400 को, वो कितनी आ गई, 10,400। अब बात बचती है B और C की। तो B और C के लिए हमने क्या किया है कि B और C का रेशियो इसने 5:4 दिया था, और B + C की वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 18,000 है। यानी कि 5:4 को ब्रेक करना है, 5:4 में ब्रेक करना है किसको, 18,000 को। 9 की वैल्यू 18,000, इसका मतलब 9 दूनी 18, 2,000 गुना कर रखा है, तो 5 की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, और 4 की वैल्यू 8,000 हो जाएगी। इस तरह से B और C की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 और 8,000 आ गई। X क्या था, X हमारा A और B का डिफरेंस है, A और B का डिफरेंस है, कितना आ गया, 8400। बाई हमारा C और D का डिफरेंस जो कि 2400 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकाला हमने, तो कितना आ गया, 6,000 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ध्यान से देख लीजिए किस में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2020 मेंस,
और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ये किस में आया हुआ है, सिलेक्शन फेज 9 टियर 1, सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन। क्या पूछा है, सिर्फ वैल्यू तक चेंज नहीं है, हमसे पूछा है ए और बी के शेयरों का योग कितना होगा। ए 18,000 है तो बी हमने कितना निकाला था, आप कहोगे 10,000 निकाला था। 18,000 में 10,000 जोड़ोगे कितना आएगा, 28,400, आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि प्रीवियस ईयर को जरूर करके जाइए, प्रीवियस ईयर छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है इस तरह का ज़रूर देखने को मिल जाए। देखिए टियर 2 के लायक था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डाटा काफ़ी कुछ निकालना था हमको, काफ़ी कुछ कैलकुलेट भी करना था, लेकिन इसको ही छोटा करके इन्होंने आसान करके ये बना दिया, जो कि फेज़ 9 में टियर 1 में दे दिया। आगे चलें, ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे, और ये प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, और बिल्कुल आने ही आने हैं एसएससी सीजीएल में। तो इसको आप ज़रूर समझ लीजिए। क्या कहता है कि 4 नंबर देगा, उसमें कुछ जोड़ेगा या घटाएगा, इक्वल नंबर घटाएगा या जोड़ेगा, और उनको कहेगा कि प्रोपोर्शन में हो जाती हैं। फिर जैसे कि 9, 15, 21 और 31 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्याएं जो संख्याएं आएंगी वो समानुपात में होती है, या इसको देखो प्रोपोर्शन में होती है ना। समझ रहे हो प्रोपोर्शन का मतलब कि a/b बराबर c/d होगा, प्रोपोर्शन ये तो होता है। इसने कहा है जब x की वैल्यू निकाल लोगे इन सब में x जोड़ के, तो फिर यहाँ से जो नंबर आएंगे दोनों, उनका औसत अनुपात, या फिर क्या बताना है, मेन प्रोपोर्शनल निकालना है, यहाँ से जो दो हमारे नंबर आएंगे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका देखने को मिलेगा ही मिलेगा, टियर 1 के साथ साथ टियर 2 में भी देखने को मिलेगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस का ही आया हुआ क्वेश्चन है, 18 का हो 19 का हो ये पता नहीं, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इस पर हर बार आते हैं। इसकी मैं आपको दोनों ट्रिक बताऊँगा, शॉर्ट भी, ट्रिक कुछ नहीं है, जो आप काम लिख के करोगे उसको बस थोड़ा आसान बना के आपके सामने मैं लिखूँगा। अगर शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में सिर्फ आपको इतना काम करना है कि पहले 2 नंबरों का गैप ले लेना है, 9, 6, 15, बाद के 2 नंबरों का गैप ले लेना है, 31 - 21, 10, दोनों का रेशियो निकाल लो, 2 × 6, 2 × 5 = 10, कितना आ गया, 3/5 आ गया। ठीक है, 3/5 आ गया। ऐसे भी मत लिखो इसको लिखो सिर्फ इतना कि कितना आ गया, 3:5 आ गया। अब आपको एक काम करना है छोटा सा, पहला और तीसरा नंबर ले लो, या दूसरा या चौथा नंबर ले लो, कोई भी ले लो, सिर्फ 2 नंबर लेने हैं, वो भी ऑल्टरनेट। जैसे कि हम पहला और तीसरा ले लेते हैं, 9:21। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, 9 × 5 = 45 आएगा, यहाँ से 21 या 63, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 63 - 45 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू बस हमारी आ गई। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो गैप आया है 18, इसमें आपको डिवाइड लगा देना है इस रेशो के साथ। 3 और 5 का रेशो, इसका डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड लगा दो, 9 2 9 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब हमको तो मेन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो यहाँ से हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, 3x - 2 की वैल्यू निकालोगे आप, कितना होगा, 9 × 27 - 2 = 25, और यहाँ से वाला नंबर कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 4 = 49। मेन प्रोपोर्शनल निकालना है तो हमको पता है अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में दोनों नंबर हम लिख देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 25 × 49, कितना होगा, 5 × 7 = 35। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका है करने का, शॉर्ट तो इसको नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आसान तरीका है। बाकी आप लॉन्ग मेथड से जाओगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। अब इसको आप एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया, ये इतना कुछ लिखा है तो हमने क्यों लिखा है। मैं थोड़ा पहले साइड में लिख देता तो मुझे हटाने की ज़रूरत ना पड़ती है। कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब इसको लिखा रहने देते हैं। समझ आ गया क्या क्या किया हमने। अब इसको समझिए बेसिक से कैसे करते हैं, ये एक चीज़ें कहाँ से आती हैं। हमको पता है सब में x जोड़ना है तब ये प्रोपोर्शन में बनेगी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 9 + x / 15 + x बराबर होगा किसके, 21 + x / 31 + x। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से आप कर दीजिए इसको उल्टा, क्योंकि हमको पता है नीचे वैल्यू बड़ी रखी है, तो कुछ भी कर लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। दोनों साइड के मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर दे रहा हूँ। 31 + x /
21 प्लस एक्स। अब इसमें आपको छोटा सा काम क्या करना है, इसमें दोनों साइड में आपको -1 कर देना है। जैसे ही आप -1 करोगे तो आपका होगा क्या, 9 प्लस एक्स ऊपर जाके माइनस होगा ये वाला, और x से x कट जाएगा, 15 में से 9 जाके बचेगा 6 अपॉन में 9 प्लस एक्स। इधर आप करोगे ऐसे ही, तो यहाँ से होगा क्या, ऊपर जाके x से x कैंसिल हो जाएगा, 31 में से 21 जाके बचेगा 10 अपॉन 21 प्लस एक्स, ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से आप देखोगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो ये 3:5 का जो रेशियो है जो हमने यहाँ लिखा था वो यही रेशियो है, वो यही रेशियो है जो हम यहाँ लिख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से आप आगे क्या करोगे, 21 प्लस एक्स इंटू 3 इजिकल्स टू करोगे 9 प्लस एक्स इंटू 5। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखने का, x को हटाने का यहाँ से तरीका बचा हुआ बाकी का है, यहाँ से बचा हुआ तरीका बाकी का ये जो है, ये इस कैलकुलेशन से बचने के लिए वो लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो x की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल देते हैं इन दोनों के डिफरेंस को ले अपॉन में रख के। फिर से समझाऊँ एक बार क्या क्या किया हमने, कि 2 नंबरों का हम गैप लेंगे, यहाँ से भी दोनों नंबरों का गैप लेंगे, कितना आ गया 9 6 15 और 31 10 31 होते हैं, 21 10 31, तो यहाँ से इनका रेशियो कितना आ गया था हमारा 3:5। ये 3:5 यही वाला है जो हमने यहाँ लिखा है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था आप कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन ऑल्टरनेट लेने हैं, पहला तीसरा ले लीजिए या दूसरा चौथा ले लीजिए। हमने पहला और तीसरा लिया, यानी कि 9 और 21 को लिया, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उनका डिफरेंस लेना है, तो 9 पंजे 45, 21 या 63, 45 माइनस 63 कितना होता है 18 होता है। बस 18 में डिवाइड लगा देना है इन दोनों के डिफरेंस से, जो हमारा रेशियो स्टार्टिंग में आया था नंबर्स का, हमारा डायरेक्ट नंबर निकल के आ जाएगा 9। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे कुछ टाइम तक तो ये आप आसानी से, मुश्किल से इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में बना लोगे। और ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको ये तरीका सीखना भी ज़रूर पड़ेगा। होता क्यों है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। आगे चलें, 2-3 क्वेश्चन है इसके, तो प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाएगी। बाकी करने को हम और तरीके भी लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके देख सकते हैं। कुछ भी हमको पता है x स्क्वायर में से x तो बाहर डायरेक्टली आ जाना है, माध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो अंडर रूट में हम यही तो लिखेंगे x + 9 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ से एक x तो बाहर आ ही जाएगा, एक x तो बाहर आ ही जाएगा। अब x की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो यहाँ से 10 बनेगा, 10 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते। 2 पुट करूँगा 11 बनेगा, नहीं निकाल सकते। 3 पुट करूँगा 12 बनेगा, उसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते। 4 पे भी नहीं निकाल सकते, 5 पे भी नहीं निकाल सकते। कैसे पे निकालेंगे, 9 7 16। x की वैल्यू अगर मैं 7 पुट कर दूँ तो यहाँ पे 16 बन जाएगा, 16 है ना, x + 9 16 हो जाएगा, और इंटू 7 का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ से 4 × 7 = 28 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और जो हमने x की वैल्यू 7 रखी है, इसको चेक करने के लिए आप प्रोपोर्शन बना के देख लीजिए। सब में इसने क्या कहा है कि प्रत्येक में से घटाना है कोई भी नंबर, यानी कि x को माइनस कर करके आप देखोगे तो ये प्रोपोर्शन में आना चाहिए। जैसे कि 19 में से 7 गए 12, 28 में से 7 गए 21, 55 में से 7 गए 48, और 51 में से 7 गए जाएंगे तो कितना बचेगा 84। 12 चौक 48 और 21 चौक 84 हमारे ये कैसे हैं, प्रोपोर्शन में हैं। एक तरीका इसका ये भी होता है। बाकी ये कभी कभी फंसा देता है आपको, तो आपको मैं वही बताता हूँ जो हमको करना है। क्या करना है, 19 - 28 कितना होगा, आप कहोगे 9 हो जाएगा। 55 - 91 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ से 50 40 90 45 हो जाएगा, है ना। तो 9:45 आ गया, और 9:45 कितना होता है हमारा 1:1 नहीं, एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक होगी, 45 नहीं आएगा, ये जल्दबाजी के चक्कर में मिस्टेक हो जाती है। 36 आएगा, है ना। तो 9:36 बनेगा, जो कि रेशो आप देखोगे कितना आएगा 1:4 का। कितना आ गया 1:4 का।
इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी नंबर ले लीजिए ऑल्टरनेट, 19, 55, 28, 31 कुछ भी, तो 19, 55 ही ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 19 चौक 76 और 55 निगम 55, दोनों का गैप निकालेंगे, कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 21 आ गया। अब इस 21 में हमको किससे डिवाइड लगाना था, ये जो हमारा रेशियो आया था ना पहला वाला, इसके डिफरेंस से। 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 3, तो 3 सत्ते 21। डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, और यही हमको निकालना था। यहाँ से आप देखोगे तो 9, 7, 16 और यहाँ से 7 का स्क्वायर, इनका जब आप मीन निकालोगे, मीन प्रोपोर्शनल, तो अंडर रूट में रखोगे, 7 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। आगे चलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, वो घटाने को कहे या प्लस करने को कहे, आपका तरीका सेम ही रहना है। होता क्या हो मैंने आपको बता दिया। लगा दें डायरेक्ट, 12 में से 28 जाएंगे, 28 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा, 16। 21, 45 का डिफरेंस देखोगे 24, 8 दूनी 16, 8 या 24, डिफरेंस कितना आ गया, सॉरी रेशियो कितना आ गया, 2:3। कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, 12, 21 उठा लेते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, 21 दूनी 42 और 12 या 36, गैप कितना आ गया, आप कहोगे 6 का डिफरेंस है। डिवाइड किससे लगाना है, जो हमारा रेशियो स्टार्टिंग में आया था 2:3 का, इसका डिफरेंस कितना है, 1 से डिवाइड लगाएंगे तो x कितना हो गया हमारा, 6 ही हो गया। और क्या निकालना था हमको, मेन प्रोपोर्शनल निकालना है इनका, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 6, 3, 9 और 6 चौक 24 और 1, 25। 9 का कितना आ जाएगा, 3 और 25 का आ जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कितना टाइम लगा, मुश्किल से 15-20 सेकेंड। समझ आ गया। आगे चलें, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे अच्छा करके तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको हर शिफ्ट में लगभग इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट कर लेते हैं, 20 में से 17, 37 में से 20 जाएंगे, 17 बचेगा। 54 और 105 का डिफरेंस देखेंगे तो 1 और 55, 17, 51 का रेशियो देखेंगे तो 1:3, 17 से 51 होते हैं। बस दो नंबर कोई भी ऑल्टरनेट वाले ले लीजिए, 20, 54 ले लेते हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 कम 54 और 20 या 60, दोनों का डिफरेंस 6 है। 6 में डिवाइड किससे लगाना है, इसके डिफरेंस से, 2 से डिवाइड लगा दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्या निकालना है, मेन प्रोपोर्शनल, तो 3 सत्ते 21 माइनस 5 16 और 6 3 9, कितना आ गया यहाँ से 12। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए ना ज़्यादा कुछ लिखना है ना कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के अंदर। बाकी बेसिक से जाएंगे तो काफ़ी आप समय इसमें लगा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आना ही आना है। ये भी आया हुआ है एसएससी का ही, मेरे पास का लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। समझ आ गया। आगे चलें। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन थे इसी पे बेस्ड, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो भी गए होंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे इसका क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या आया हुआ है, सीजीएल मेंस 2020, ए की आय बी की आय का 2/3 है। चलो ठीक है, ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है इनकम का रेशियो। ए का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, बी के एक्सपेंडिचर का 3/4 है। यदि बी की आय 1/3 भाग ए के व्यय के बराबर है, ठीक है, बी की जो इनकम है वो 1/3 किसके, ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है। और इसने क्या कहा है, ए और बी के व्यय का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें ए और बी के, तो वो 3:4 है। क्या है, 3:4 है। अब यहाँ से एक छोटा सा ध्यान दीजिए बस कि ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 3 रेशियो में है। बी का इनकम जो है, बी की इनकम वो 1/3 है किसका, ए के एक्सपेंडिचर के। तो 1/3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 3 में, तो यहाँ से आपका आएगा 1, यहाँ से आपका आएगा 1, ठीक है। तो बी की इनकम कितनी होगी, बी की इनकम होगी 1, सही कर रहा है ना, बी की आय का 1/3 भाग। अच्छा, बी की आय का 1/3 भाग है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई, हम ए के एक्सपेंडिचर का ले रहे हैं, कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ़ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ए का एक्सपेंडिचर के
बी की वन थर्ड ऑफ बी क्या है, इनकम है, किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है, तो आप कहोगे 3 है। तो बी की इनकम कितनी होगी, 3 या 9। बी की इनकम 9 होगी, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे बी की इनकम 3 लिखी हुई है, इसका मतलब इसको 9 हमको बनाना पड़ेगा अगर रेशो को सेम लेके चलना है तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 3 से यहाँ कर दीजिए। क्लियर है। तो इनकम अब ठीक हो गया, इनकम और एक्सपेंडिचर में इनका रेशो इक्वेट हो गया। तो 3 दूनी 6 इनकम ए की होगी, 9 इनकम बी की होगी, एक्सपेंडिचर ए का 3 है और बी का एक्सपेंडिचर 4 है। इसने क्या कहा है कि सेविंग का अनुपात बताओ। तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, यानी कि 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 आएगी सेविंग ए की, और 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो 5 आएगी सेविंग बी की, यानी कि 3:5 इज़ द सेविंग ऑफ ए एंड बी। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। फिर से समझ लीजिए एक बार। इसने कहा था कि ए और बी के आय का अनुपात 2:3। ए का जो एक्सपेंडिचर है और बी का एक्सपेंडिचर का वो 3/4 है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर का ए और बी का रेशो कितना हो जाएगा, 3:4। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था। इसके आगे इसने एक लाइन लिखी है कि बी की इनकम का 1/3 वो किसके बराबर है, वो है ए के एक्सपेंडिचर के बराबर। तो ए का एक्सपेंडिचर है कितना, 3 है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू 9 हो जाएगी। लेकिन बी की वैल्यू रेशो में देखें तो वो तो 3 ही हो रही है, तो इसको 9 हमको बनाना पड़ेगा। अभी वैल्यू आसान थी तो हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 3 से बना लिया। अगर थोड़ी सी वैल्यू यहाँ गड़बड़ आ जाती, मान लीजिए बी की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाती, तो फिर हमको कैसे करना पड़ता, फिर हमको करना पड़ता कि 3 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाती, 10/3। फिर हम रेशो बनाते हैं इनकम का ऐसे कि 10/3 रेशो 5 ए और बी का। ठीक है। अभी आसान वैल्यू दी थी तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 3 की वैल्यू 9 है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो यहाँ से हमारे इनके रेशो इक्वेट हो गए। तो इनकम का रेशो क्या आ गया, 2:3 की जगह 6:9 का आ गया। रेशो अभी भी वही है लेकिन वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू जो हमारी एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग होगी फिर। ठीक है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके हमारे पास सेविंग आ गई 3:5 के रेशो में। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 वाज 5:4। ए और बी की 2020 में इनकम का जो रेशियो था वो कितना था, 5:4 के अनुपात में था। 2020 और 2021 में उनकी आय का अनुपात 4:5 और 2:3 रहा। इसका मतलब क्या रहा, ए की आय अगर 2020 में 4 थी तो 2021 में वो 5 हो गई। ऐसे ही ए की आय, बी की आय 2020 में 2 थी तो 2021 में 3 हो गई है। ये समझ आ रहा है। यदि ए और बी की कुल आय 7,05,600 रुपये है 2021 में, तो 2021 में बी की आय कितनी है ये हमको बताना है। एसएससी सीजीएल 2020 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ गया। आप यहाँ से डायरेक्ट देखोगे तो मुझे एक बात बताइए, ये जो एक ए के लिए लिखा हुआ है कि 4:5 और बी के लिए लिखा हुआ है 2:3, ये क्या है, ये है इसकी 2020 की इनकम और ये है इसकी 2021 की इनकम। ऐसे ही 2020 की इनकम, ये 2021 की इनकम। लेकिन 2020 की इनकम की हम बात करें तो इनकी 5:4 के रेशियो में, इसका मतलब 4 की वैल्यू 5 है। तो 2021 में 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 5×5 = 25/4। ये 2021 की है, ये 2020 की है। ऐसे ही ये 2021 की है, ये 2020 की है। हमको तो अल्टीमेटली 2020 की चाहिए ना, इस और 21 की। इसने कहा है 2021 का डाटा हमको दे रखा है तो 2021 की चाहिए। तो ए के लिए 2021 की कितनी आ गई, 25/4 आ गई। ऐसे ही इसकी बात करूँ मैं, 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 6 हो जाएगी। बस क्वेश्चन में इतना जिसने कर लिया था वो क्वेश्चन हो गया। तो ए और बी के अगर हम 21 वाले की बात करें तो 21 वाले का रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का आप कहोगे 25/4 रेशियो 6 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख देंगे 25:24। ये 2021 की बात चल रही है। क्लियर है। इसका मतलब 25 और 24 49 टोटल हो गया 2021 में उनकी इनकम, और उसकी वैल्यू उसने हमको दे रखी है 705,600 और पूछ रहा है कि 2021 में बी की वैल्यू कितनी है। तो बी की आय है 24, यानी कि 24 की वैल्यू हमको निकालनी है, जो कि 705,600/49 × 24 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। कैलकुलेट करें इसको।
डिवाइड लगा देते हैं 7 से, 7 से इसमें लगाएंगे तो 7 ही कम 7, 0, 5 ले लिया, एक 0 और लगा दिया, फिर 6 लेना पड़ेगा, 0, 7 अट्ठे 56, 2 0, 7 सत्ते 49, 7 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, डबल 0। अब 24 की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ तो 2 0 आएंगे और लास्ट में एक 4 चौक 16, 6 आएगा। डबल 0 से पहले 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम फालतू है तो आप इसमें कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? फिर से एक बार देखिए इसको। मैं नहीं चाहता, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि आपको ज़रा सा भी इनमें समझ ना आए, क्योंकि इनसे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो रहे होंगे। 2020 की इनकम ए और बी की कितनी थी? 5 और 4 थी। ठीक है, अब इसने कहा 20 और 21 का रेशो अगर हम देखें तो ए की इनकम 20 में 4 थी, 21 में 5 थी, बी की इनकम 20 में 2 थी, 21 में 3 थी। लेकिन हमें तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है, क्या कि 20 में इनकम 4 है ए की, लेकिन वहाँ 5 है। तो इनको हम देखेंगे कि 4 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 5 पंजे 25/4। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ें सब दिमाग में हो जाती हैं। जैसे दिख रहा था कि 4 की वैल्यू 5, तो 5 की यहाँ से डायरेक्ट 5 पंजे 25/4 रेशो। ऐसे ही क्या करेंगे? 3 गुणा 4 12/2। ये चीज़ें डायरेक्ट हो जाती हैं। यहाँ से आप देख सकते हो 25:24 का रेशो आ गया डायरेक्ट। इतना कुछ लिखने का मतलब सिर्फ समझाना है आपको और कुछ नहीं है, बाकी करनी ये चीज़ें डायरेक्ट ही हैं। बस यहाँ से 25 4 49 की वैल्यू हमको दे रखी थी इसने, क्योंकि 21 वाला डाटा आ गया ना, 21 वाली इनकम आ गई उनकी दोनों की। आगे चलें, इस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ 1250 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD, यानी कि 12,050 रुपये की राशि को ABCD में वितरित किया जाना है। B और D का कुल हिस्सा कितना है? A और C के कुल हिस्से के 14/11 के बराबर है। इसका मतलब हमको इसने रेशियो दे रखा है B + D अपॉन A + C। अगर मेरे क्वेश्चन मेरे पेपर में आता है, मतलब मेरे पेपर 2020 मेंस का है, तो मैं इसको कैसे करता? अगर मेरे सामने अपीयर हो तो ये मैं इसको डायरेक्ट ऐसे करता। जब मुझे पता है, मैं सबसे पहले ऑप्शन की हेल्प से देखता। मुझे पता है A और C दोनों मिलके 11 का मल्टीपल होंगे, तो यहाँ से देख लीजिए ना, A और C 11 के मल्टीपल किस में बन रहे हैं? आप कहोगे 3 2 5, यानी कि 550 बन रहा है। ये हो सकता है। इसमें आप देखोगे 350 और 300, 650 11 से कटता है कि नहीं कटता? हटा दीजिए। इसमें आप देखोगे 250 350, हाँ ये भी हो सकता है। इसमें आप देखोगे 250 350, तो 3 2 5 550, ये भी हो सकता है। कोई बात नहीं, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। बात अभी हमारी यहाँ बची हुई है ना कि B + D का कितना होना चाहिए? 14 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 14 में एक 7 छुपा हुआ है। तो 575 और 125 कितना होगा? 700। हाँ ये हो सकता है। या देखो कि 525 और 125 कितना होता है? तो 650, 650 7 से कटता है कि नहीं कटता? ऑप्शन C भी ख़त्म। 575 और 175 कितना होता है? 5 और 1 6, और 75 75 150, 750 750 7 से कटता है कि नहीं कटता? ये भी हटा दीजिए। ओनली ऑप्शन A बचता है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ आ गया कैसे करना था? बाकी बेसिक से, मतलब बेसिक से नहीं, अगर इसका आप जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे ये ऑप्शन की हेल्प से आपके दिमाग में नहीं आता तो कैसे करना था, वो देखिए। B + D और A + C का रेशियो तुम्हारे पास है ही, और हमको ये भी पता है कि चारों के चारों मिलकर यही हैं। तो यानी कि 14 और 11 कितना हो गया? 25। 25 की वैल्यू इसने हमको दे रखी है 1250। तो यहाँ से आप कह दोगे एक की वैल्यू कितनी होगी? 25 पंजे 125 होती है, एक की वैल्यू 50 होगी। तो B + D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 पंजे 70 700, और 11 की हो जाएगी 11 पंजे 55 550। तो यहाँ से एक बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि B + D क्या है? B + D आपका 700 है, और A + C क्या है? आपका 550 है। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रखा है इसने कि D का हिस्सा A के हिस्से का आधा है। D जो है A के हिस्से का आधा है, इसका मतलब A/D कितना है? 1/2 है। और C का हिस्सा A के हिस्से का 1.2 है। C जो है 1.2 है किसका? A का। तो यहाँ से A/C कितना हो जाएगा? 10/12 का मतलब 5/6। ठीक है, तो यहाँ भी A को हम 5 बना लेते हैं, 5/10। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वह A/C/D कितना आ गया? 5/6/10। लेकिन हमारे पास A + C है, तो A + C आप यहाँ से देखोगे 6 5 11,
11 की वैल्यू कितनी है? 11 की वैल्यू आप कहोगे 550 है। 11 की वैल्यू 550 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 10 की वैल्यू हो जाएगी 500। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई। अब डी की वैल्यू आपकी 500 आ गई, तो बस इसके आगे अब कुछ नहीं बचा। डी की वैल्यू 500 है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ रही है? एक की वैल्यू हमारी 50 आई थी ना, तो ये कितनी हो जाएगी? 250। 50 पंजे 125 होते हैं, सॉरी 250 होते हैं। 50 छक्के 300 होते हैं। डी की वैल्यू आ गई। सी की निकालनी है, तो ऑप्शन से ही मैच कर लेते हैं। सी की बाकी आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 5 की वैल्यू कितनी है? 250। तो 6 की कितनी हो जाएगी? सॉरी सी की तो आएगी थी, बी की बची हुई है ना, बी की आप यहाँ से निकाल लेंगे, डी से माइनस कर देंगे। डी की कितनी आई थी हमारी? 500 आई थी, तो बची हुई 200 बी की हो जाएगी। कुछ गलत हुआ है क्या? कहीं कुछ गलत हुआ है क्या? डी की वैल्यू ये होगी 11 की 50 10। हाँ ठीक है। ए अपॉन सी कितना आएगा? 1 अपॉन सी का हिस्सा ए के हिस्सा का 1.2 है। शेयर ऑफ सी इज़ 1.2 शेयर ऑफ ए। ठीक है, अपॉन 10 करेंगे तो 6/5 या 5/6 हो जाएगा। और ए और सी के कुल हिस्से, डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। अच्छा यार, ये जल्दबाजी में ना सच में कभी कभी नहीं, ये ज़्यादा ही हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि अच्छे से समझा भी दूँ और थोड़ा काम जल्दी भी हो जाए, और उसी में मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि यहाँ होगी। क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे करना है। बाकी जहाँ मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ जल्दी। पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। देखिए इसने क्या कहा था कि शेयर ऑफ डी इज़ हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। डी जो है हाफ ऑफ ए के बराबर है, या फिर ए अपॉन डी यहाँ से आप देखोगे तो 2:1 आएगा। 2:1 आएगा। अब यहाँ से आप एक बात बताइए हमको, ए यहाँ पे 2 है, ए यहाँ पे 2 है, ए यहाँ पे 5 है, तो इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यहाँ कर दीजिए और यहाँ 5 से कर दीजिए। इसका मतलब हमने क्या है, ए को दोनों जगह 10 बना लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10/5 और ये कितना हो गया? 10/12। तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आ गया A/C/D का क्या? 10:12:5 ये आ गया। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है 12, 10, 22। 22 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 550। 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। या एक की वैल्यू आ गई 25। बस एक की वैल्यू 25 आ गई, तो बस आपके पास अब तो कुछ रह ही नहीं गया। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 250। 25 की मल्टीप्लाई आप 12 से करोगे कितना आएगा? 575 आएगा। ये सॉरी 575 नहीं, 300 आएगा। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 300 आएगा। ठीक है, और इसकी करोगे तो 25 पंजे 125 होता है। 125 ये आ गया। बी की वैल्यू कितनी है? 300 है। सॉरी डी की वैल्यू कितनी है? 125 है। तो बी की आपकी 700 में से माइनस करेंगे 575 आ जाएगी। कुल मिला के ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? ये कितना था? 12 × 25 300 था। क्लियर है? ए की वैल्यू 250, बी की वैल्यू हमारी 575, सी की वैल्यू 300 और डी की वैल्यू 125। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। छोटी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, वो इतना थोड़ा हो जाता है, नहीं तो क्वेश्चन हो गया था। इंटेंशन समझिए क्वेश्चन की, बस आगे देखिए। द रेशो ऑफ, एक तो दरअसल होता क्या है ना कि हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी, जैसे कि इस क्वेश्चन को इंग्लिश में मैं टाइप करता हूँ या कहीं से भी कॉपी पेस्ट करता हूँ, हिंदी में टाइप नहीं करता इनको मैं। हिंदी में मैं गूगल से ट्रांसलेट करके लिखता हूँ, तो गूगल से ट्रांसलेट करके लिखने में थोड़ा सा कभी कभी हिंदी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन में आपको मिस्टेक भी देखने को कभी कभी, रेयरली मतलब 1% मिल सकती है। इस क्वेश्चन को देखिए, 360 छात्रों की कक्षा में 12 में विज्ञान, अच्छा कक्षा 12 में विज्ञान के छात्रों की संख्या का मानविक यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के छात्रों से अनुपात कितना है? साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के छात्रों का जो रेशियो है वो 2:3 के रेशियो में है।
साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के किस रेशो में है? 2:3 के रेशो में। इसका मतलब कितना हो गया? 5 की वैल्यू हमको दे रखी है 360, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 72 हो जाएगी। तो यहाँ से आप कहोगे साइंस के स्टूडेंट कितने हो गए? 72 दूनी 144, और 72 तिया कितना हो जाएगा? 216। साइंस के स्टूडेंट कितने हैं? 144 हैं, और ह्यूमैनिटीज़ के कितने हैं? 216 हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। आगे बढ़ें। जब कुछ नए छात्रों का प्रवेश दिया जाता है तो विज्ञान के छात्रों की संख्या में 18 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि साइंस में 18 का इंक्रीमेंट हो जाता है छात्रों का। इसमें आप 18 ऐड करोगे, 8 4 12, 5 और 1 6, सॉरी 4 और 1 5 और 1 6, 162। ये किसके? साइंस के स्टूडेंट हो गए। और विज्ञान के छात्रों का मानविकी के अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। ऐसा करने पे हुआ क्या है? अब ये रेशियो S/H यानी कि साइंस टू ह्यूमैनिटीज़ कितना हो गया? 3:5। साइंस टू ह्यूमैनिटीज़ कितना हो गया? 3:5 हो गया। तो कह रहा है कि मानविकी यानी कि ह्यूमैनिटीज़ में कितने नए बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितने नए विद्यार्थी आए हैं। क्योंकि यहाँ तो हमको पता चल गया है कि साइंस में तो 18 स्टूडेंट आए हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ तो बढ़े ही होंगे, तब जाके रेशो चेंज ना हुआ होगा। ठीक है, रेशो चेंज होने के बाद ही हमारा साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का रेशो कितना बना है? 3:5 बना है। एक बात बताइए, 3 की वैल्यू 162 है, तो क्या 5 की वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आप कहोगे 3 की वैल्यू 162 है, तो 5 की मुझे निकालनी है। 162/3 × 5, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, या 54 पंजे कितने होते हैं? 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 270। अब एक बात बताइए, ह्यूमैनिटीज़ में 216 बच्चे थे, अब 270 हो गए, कितने बच्चे बढ़ गए? तो आप कहोगे जी 54 बच्चे बढ़ गए, और यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर में एसएससी में, और फिलहाल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, CHSL में हो या किसी में आया हुआ ज़रूर है। सारे क्वेश्चन फिलहाल के ही 1 2 साल 3 साल के गैप में, मतलब फिलहाल में जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं आपके, उसके ही क्वेश्चंस हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का जो रेशियो दे रखा था वो 2:3 दे रखा था, यानी कि टोटल कुल मिला के 5 हो गया। 5 की वैल्यू 360, उसने टोटल बच्चे भी तो दे रखे हमको। 1 की वैल्यू 72, साइंस के स्टूडेंट 144, और ह्यूमैनिटीज़ के हो गए 216। ठीक है, इसने कहा कि साइंस के बच्चे अगर कि दोनों में ही कुछ एडमिशन्स नए हुए हैं, तो हमको साइंस में तो पता है कि 18 बच्चे बढ़े हैं, ह्यूमैनिटीज़ में हमें नहीं पता कितने बच्चे बढ़े हैं, ये हमको बताना है। तो साइंस में 18 बच्चे जब बढ़ाए तो कुल मिला के 162 बच्चे हो गए, लेकिन इतना पता है कि लास्ट में रेशो वो 3:5 हो गया। इसका मतलब 3 की वैल्यू ये होगी 162, तो 5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 270, यानी कि बढ़ के बच्चे 270 हो गए हैं ह्यूमैनिटीज़ में, जो कि पहले 216 थे। तो कितने बच्चे बढ़े हैं? 54 बच्चे बढ़े हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल जाते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से समझिए। और इनके लिए एक छोटा सा एक वही, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन को एक आसान बनाया था प्रोपोर्शन वाले में, ऐसे ही इसमें आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। इसने कहा कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाता है। सी की वर्तमान आयु बी की तुलना में 13 वर्ष कम है, और डी की वर्तमान आयु ए की तुलना में 8 वर्ष कम है। तो फिर सी और डी की आयु का योग बताओ। सिलेक्शन फेज 9 टियर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले हमको तो ए और बी की वैल्यू चाहिए। 8 वर्ष पहले 5 और 7 रेशो था, 8 वर्ष बाद 9:11 हो गया। अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊं, पहले आप एक बात समझिए, तो आप लिखोगे 5x/7x। ये 8 साल पहले का है, और 8 साल बाद का रेशो हमको दे रखा है, तो कुल मिला के 8 साल पहले और 8 साल बाद में, यानी कि 16 साल का गैप आ गया इस रेशियो को अटेन करने के लिए। तो दोनों में 16 ऐड कर दोगे आप। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे, कुछ करके x की वैल्यू निकालोगे। लेकिन इसको ही लिखने का एक आसान तरीका होता है, जैसे कि 5:7 दे रखा है, दूसरा रेशियो हमारा 9:11 है। इनके बीच का जो ईयर का गैप होता है, कुछ भी इस तरह, इस कॉन्सेप्ट को आप कई क्वेश्चंस में लगा सकते हो। प्रॉफिट लॉस में भी ये लगेगा। ठीक है, कई जगह पे कॉन्सेप्ट आपका लगता है, एज वालों में तो लगेगा ही लगेगा, बाकी आप कई जगह इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखोगे अप्लाई करते हुए। ठीक है, इनके बीच का गैप देख लिया करो। एक्चुअल में जो हमको नंबर दे रखा है, गैप दे रखा है, 8 साल का गैप यहाँ है, 8 साल का गैप यहाँ है, तो 16 साल का गैप हो गया दोनों में, है ना। इसके बाद आपको वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 पंजे 55, ये कितना हो गया 55, 9 सत्ते 63, 63 - 55 करोगे तो कितना आ गया
4 3 7 और 7 की वैल्यू आप देखोगे तो नीचे वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका भी डिफरेंस निकालना है और वही आपकी 7 की वैल्यू हो जाएगी। या तो आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लीजिए, हमको दिख रहा है जब ये दोनों बेस सेम है तो इनका डिफरेंस ले लीजिए बस 9 और 11 का। 9 और 11 का 2 डिफरेंस है तो 2 × 16 कर दीजिए। 2 × 16 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये 8 आएगा, ये क्या आएगा 8 आएगा। 63 और 55 का गैप, ठीक है। 8 दूनी 16 यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ऐसा करने पे आप कभी भी सेकंड वैल्यू में वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हमेशा पहले वाले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक की वैल्यू 4 है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 चौक 28। ये एक्चुअल टाइम आ गया यानी कि ए और बी की एक्चुअल एज आ गई, लेकिन ये जो रेशो पहला वाला लिखा हुआ था ये 8 साल पहले का था। तो प्रेजेंट एज की बात करें इनके, अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें ए और बी के, तो आप कहोगे वो इनसे 8 साल बाद होगी प्रेजेंट एज। 20 में 8 जोड़ोगे आप 28 कह दोगे और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 और 8 36 हो जाएगी। यानी कि 8 साल बाद ए 28 साल का होगा और बी 36 साल का होगा। लेकिन क्वेश्चन अभी यहीं ख़त्म नहीं होता, क्वेश्चन ख़त्म होता है आपका सी की वर्तमान आयु बी की तुलना में 13 वर्ष कम है। तो सी कितना हो जाएगा, इसमें आप 13 माइनस करोगे, 36 में 13 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 23। और डी की बात करें, डी को इसने कहा है कि ए की आयु से 8 वर्ष कम है। ए की आयु कितनी है 20 है, 8 कम कर दोगे, सॉरी 28 है, 8 कम कर दोगे तो 20 हो जाएगा। इन दोनों का सम पूछ रहा है, कितना हो गया 43। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेन आपको समझने वाला जो था ये था, जब भी इस तरह का फॉर्म बनेगा कोई भी कि दो रेशियो के बीच का टाइम का गैप दे रखा होगा तो वहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकालना है और डायरेक्ट जो आपकी वैल्यू आएगी उसको आपको पहले वाली ही फ्रैक्शन, पहले वाले ही रेशियो में पुट करना है। सेकंड वाले में पुट करके ऐसा मत समझ लीजिए कि आप यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करके फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति की आयु का उसके पिता की आयु से अनुपात 4:5 है। उसकी आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 6:1 है। तो 4 वर्ष पहले ये अनुपात 11:14 और 11:1 था। अब से 12 साल बाद दादा की आयु का पोते की आयु से अनुपात बताइए। SSC CHSL 2021 का क्वेश्चन है और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमको दिख गया है कि 4 साल पहले का दे रखा है इसने। 4 साल पहले ये अनुपात कितना कितना था 11:14 और 11:1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें, आप ये देखिए कि 4:5 था। प्रेजेंट यानी कि उसकी खुद की आयु, कोई भी एक लड़का है और उसके पिता की आयु, एक मान लीजिए एक आदमी है, एक मैन है और ये उसके फादर हैं, उनकी आयु का रेशियो था 4:5। लेकिन 4 साल पहले ये कितना हो गया, ये 4 साल पहले हो गया आपका 11:14, ठीक है। कितना हो गया 11:14 हो गया और अब कितना है 4:5। बीच में गैप कितना है 4 साल का है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पंजे 55, 14 छक्के 56, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ से इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, बीच का गैप देख लीजिए ना, 1 और 4, 1 × 4 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह दोगे, क्या कह दोगे कि 11 चौके 44 और 14 चौके 56। इसका मतलब 4 साल पहले आदमी कितने का था, तो आप कहोगे 44 का था 4 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितना होगा 48 का होगा। उसके पिताजी 4 साल पहले कितने के थे 56 के, तो आज कितने होंगे वो 60 के हो जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट की बात चल रही है, ये कैसे हमने प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं, कैसी प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ से पुत्र की और उसकी आदमी की खुद की आयु का अनुपात हमको 6:1 दे रखा है। प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट में 6 की वैल्यू आदमी की उसकी 48 है, यानी कि लड़का कितने का होगा, उसका सन कितने का होगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 48, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। इसने कहा है कि 12 साल बाद दादा और पोते की आयु का अनुपात बताओ।
तो दादा और पोते के अनुपात क्या हो जाएगा 12 साल बाद। आज उसके जो दादा हैं वो 60 साल के हैं, 12 साल बाद 72 के हो जाएंगे। आज वो कितने का है उसका पोता, 8 साल का है, 8 तो 12 साल बाद ये 20 का हो जाएगा। इसमें आप डिवाइड लगाएंगे 4 से, 18 चौक 72 होते हैं, 4 पंजे 20 होता है, तो 18:5 क्या आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यही इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना लेंगे, जल्दी कर लेंगे। ठीक है, हमको पता था कि 4 साल पहले का रेशो एक आदमी और उसके फादर का कितना था 11:14, तो यहाँ से हमने देखा। और प्रेजेंट कितना है 4:5 है, तो पहले वाले रेशो को ही ऊपर रखना है, बाद वाले को बाद में रखना है, उन बीच में उनका गैप रख देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 11 पंजे 55, 14 चौके 56, यानी कि 1 आ गया। 1 से यहाँ देखा हमने, नीचे बेस सेम बन रहे हैं, तो 4 और 1 5, एक डिफरेंस आ गया। 1 इंटू जो नीचे बेस होता है वो, 1 की वैल्यू 4, 11 की वैल्यू 44, 14 की वैल्यू 56। लेकिन ये 4 साल पहली है, तो प्रेजेंट की बात करें तो आदमी 48 साल का हो जाएगा, फादर उसके 60 के हो जाएंगे, क्योंकि 4 ऐड कर दिया हमने, और सन उसका 8 साल का हो जाएगा। यहाँ रेशो दे रखा है, उसके फादर और उसके पोते की यानी कि सन की रेशो पूछा है एज का 12 साल बाद, तो 60 में 12 जोड़ोगे 72 और 8 में 12 जोड़ोगे 20, डिफरेंस रेशो कितना आ गया 18:5। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। ठीक है, सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमको निकालनी है, ए की वर्तमान आयु निकालनी है। 7:8 दे रखी है। ए और बी की वर्तमान आयु 6 साल बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब 6 साल का गैप आ जाएगा दोनों में। 8:9 हो गई, 8:9 हो गई। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 7 63, 8 8 64, गैप कितना आ गया डिफरेंस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप देखोगे 1 का गैप आ रहा है। बेस जब सेम हो तो इनका गैप ही देख लीजिए। वैसे ही हम क्या करेंगे, 8 6 48, 9 6 54 घटाएंगे तब भी 6 आएगा। और मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ से गैप देखिए, 1 का आ रहा है, बेस सेम है, तो 1 × 6 करेंगे तब भी आपका 6 ही आएगा। 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो ए की प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 6 42। ठीक है, इसने कहा है सी की वर्तमान आयु बताओ, तो सी की वर्तमान आयु ए की आयु का 10 वर्ष अधिक है। इसमें आप 10 वर्ष जोड़ देंगे तो यानी कि 52 ईयर्स किसकी आ जाएगी, वो सी की वर्तमान आयु आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेसिक था, लेकिन मैंने इसको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको लिखा था। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप यहाँ से देखोगे ना जब, तो आप खुद समझ जाओगे क्या हो रहा है इसके अंदर। जैसे मैंने पीछे आपको समझाया कि उसमें हमने -1 किया था प्रोपोर्शन वाले में, इसी तरीके से आप जब इसको सॉल्व करते हुए लाओगे तो x एलिमिनेट होके आपके पास सिर्फ ये डाटा बचेगा जो हमको रेशो गिवन होता है, वहाँ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी के ऊपर SSC CPO 2019 का है। दो संख्या का अनुपात 3:5। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। अब तक हम बेस सेम ले रहे थे ना, तो प्रत्येक में 6 जोड़ने पर अनुपात क्या होगा। तो दो संख्या कोई भी मान लीजिए, आपकी लिखते नहीं है ऐसे लिख लेते हैं, 3:5 है। पहली में हमने 8 जोड़ा, दूसरी में हमने 7 जोड़ा है, इसका मतलब इसमें हमने +8 किया है और इसमें हमने +7 किया है, तो रेशो हो गया हमारा 2:3। यहाँ पे हम क्या है गैप नहीं ले सकते, जैसे यहाँ लेते थे हम ऐसे करके ले लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ऐसे मत समझिए, 3 3 9, 5 दूनी 10, गैप आ गया 1 का। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 7 14, 8 24, तो 24 - 14 हो जाएगी 10। ठीक, वैल्यू मैंने आपको हमेशा कहा है कि ऊपर वाले में पुट कीजिए, तो 10, 1 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू 30, 5 की वैल्यू 50। इसने क्या कहा है, प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर अनुपात कितना होगा। 30 में 6 जोड़ेंगे आप 36 हो जाएगा, 50 में 6 जोड़ेंगे आप 56 हो जाएगा। किससे कटेगा ये, किससे कट रहा है, 18, और ये कितना हो जाएगा 28, 9 और 14, 4 से कट रहा था, यानी कि 9:14 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपका बेस सेम नहीं दे रखा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको काम चला सकते हैं। बेस सेम होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस लेके उसके बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आज से लगभग 5-6 साल पहले, काफ़ी 4-5 साल पहले काफ़ी फेमस था।
तो सिर्फ आपके मज़े के लिए मैंने इसको डाल दिया है और कुछ नहीं है। पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। बाकी उस टाइम पे इतना फेमस था कि लगभग जो आज से 3-4 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको इसका आंसर भी याद होगा कि 4:11 आता है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, कभी को इसका भौकाल था क्वेश्चन का अपने टाइम पे। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर फॉर द होल अर्थ, एक यानी कि पूरी धरती के लिए लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 1:2 है। ठीक है, और नदन हेमिस्फीयर के लिए 2:3 है, यही रेशियो। तो हमको सदर्न हेमिस्फीयर के लिए लैंड टू वाटर का रेशियो बताना है। ये हमारी एक धरती है ना। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा, नॉर्थ और साउथ। ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। अब इसने कहा है कि टोटल का अगर हम देखें तो टोटल का जो रेशियो है किसका, लैंड यानी कि धरती अपॉन वाटर कितना है, 1:2। इसको हम अपने सहूलियत के लिए 10-20 कर लेते हैं, यानी कि कुल मिला के धरती पे 10 और 20 के रेशियो में लैंड और वाटर है। अगर मैं दोनों हिस्सों की बात करूं आपको आराम से समझाने के लिए, तो आधे आधे होंगे, दोनों आधे आधे हैं। इसका मतलब 15 पार्ट यहाँ है इसका और 15 पार्ट यहाँ है टोटल में से, है ना। टोटल कितना है, आप टोटल देखोगे 30 है, तो 15 पार्ट ऊपर है और 15 पार्ट नीचे। क्लियर यहाँ तक। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये रेशियो 2:3 का है, 2:3 का है। 2:3 की वैल्यू कितनी है, 15 है, यानी कि 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3। बस आपका यही क्वेश्चन हो गया। 1 की वैल्यू 3 है तो आप इसको 2 को कहोगे कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2×3 = 6, और इस 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3×3 = 9। इसका मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में 2 क्या था, 2 हमारा लैंड यानी कि धरती थी, 6 पार्ट धरती है और 9 पार्ट पानी है। कुल मिला के टोटल लैंड है कितनी, 10 है। तो 6 जब नदर्न हेमिस्फीयर में चली गई तो सदर्न हेमिस्फीयर में कितनी बची होगी, 4 बची होगी। ऐसे ही वाटर कितना है, टोटल 20 है। अगर 9 पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर में चला गया तो बचा हुआ 11 पार्ट किस में गया होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में गया होगा। इस तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में या फिर दक्षिणी गोलार्ध में आपका भूमि और जल का रेशियो 4:11 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन में पूछता है। ये कई लोगों को क्वेश्चन का आंसर याद भी होगा। समझ आ गया, नहीं आया तो वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और अपने आप दिमाग लगाइए, और फिर भी समझ नहीं आता तो बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे सारे के सारे। और ये आज के अच्छे कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। और रेशियो और प्रोपोर्शन को इतना ही रखते हैं, और आपका संडे को कोई क्लास होगी नहीं, तो अब मिलते हैं मंडे। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके प्रैक्टिस की PDF प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और क्लासेस वगैरह अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।